जी सर, स्क्रीन शेयर करें। ओके। सो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि आज हमने एक नया टॉपिक शुरू करना था कंडीशंस का। यस सर, यहीं से। यस सर। ठीक है। सो आइए अब इसको स्टार्ट करते हैं। और कंडीशंस जो हैं ये हर किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिर्फ सर, पाइथन की। जी जी। प्लीज, कोई अगर कल का कोई अगर रिवाइज करवाना चाहे तो। श्योर। कल का आप क्या चाहते हैं कि हम कल का कोई टॉपिक रिवाइज कराएं या पहले से कल जो ही? पढ़ा था आप, हाँ वो 5 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं, कोई स्टूडेंट अगर करवा दे। ओके। जी सर, रिजवान आप करवा सकते हैं। आप वॉलंटियर है कोई हमारे पास? वरना मैं रिवीजन पे मैं स्टार्ट कर देता हूँ, अगर कोई और वॉलंटियर नहीं है तो। या somebody कैन हेल्प मी while आई एम टॉकिंग एज वेल। हाँ ओके सर, आप करवा दो। ओके। सो कल हमने पढ़े थे, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है हमने डिक्शनरी के मेथड्स पढ़े थे। और हमने ये देखा था कि डिक्शनरी को अगर आपने क्लियर करना हो तो आप इसके लिए क्लियर का फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने डिक्शनरी की कीज़ को देखना हो तो आप कीज़ का फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने डिक्शनरी की वैल्यूज़ को देखना हो तो वैल्यूज़ का फंक्शन। और अगर आपने जो है वो आइटम की मदद से आप उसकी की और वैल्यू दोनों को गेट कर सकते हैं। अब हम इनको फिर हमने देखा कि हमने यहाँ पर एक डिक्शनरी डिक्शनरी टू के नाम से इनिशलाइज कराई, जहाँ पे हमने एक नेम की और अली की वैल्यू डिफाइन की थी। फिर उसकी एज की वैल्यू 21 कर दी थी, उसकी कंट्री की वैल्यू पाकिस्तान कर दी थी, और उसकी सिटी की वैल्यू हमने फैसलाबाद कर दी थी। उसके बाद हम ऐसा करते हैं कि उसको प्रिंट करा लेते हैं डिक्शनरी टू को। तो पहली बारी जब हम इसको प्रिंट कराते हैं तो ये प्रिंट हो जाएगी। और उसके बाद जब हम क्लियर करके दोबारा प्रिंट कराएंगे तो फिर देखते हैं कि क्या प्रिंट निकलेगा इसमें से। सो आप देख रहे हैं कि पहली बार जब हमने प्रिंट कराया तो इसने नेम अली, एज 21, कंट्री पाकिस्तान, सिटी फैसलाबाद प्रिंट कर दिया। लेकिन दूसरी बारी जब हमने प्रिंट कराया तो ये खाली एंगुलर ब्रैकेट्स प्रिंट हो रही हैं। उसकी वजह ये है कि क्लियर के फंक्शन ने डिक्शनरी टू को क्लियर कर दिया। इज दिस क्लियर? ये हमने कल पढ़ा था मेरे ख्याल। अच्छा। उसके बाद हम कीज़ का डेमो देख लेते हैं। सो कीज़ में क्या हो रहा था जी, कि जब डिक्शनरी टू में हमारे पास नेम अली, एज 21, कंट्री पाकिस्तान, सिटी फैसलाबाद के नाम से हमारे पास कीज़ और इनकी वैल्यूज़ थी। और अगर मैं इसकी सिर्फ कीज़ को देखना चाहता हूँ कि क्या है, तो अब मेरे पास ये जो चार कीज़ हैं, नेम, एज, कंट्री और सिटी, ये प्रिंट होना शुरू हो जाएंगी। इसको रन करके हम देख लेते हैं क्विकली। तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास नेम, एज, कंट्री और सिटी प्रिंट हो रहा है। ये प्रिंट तो हो रहा है, लेकिन ये प्रिंट होने के साथ इसके इर्द गिर्द आपको ये दो ब्रैकेट भी नज़र आ रहे हैं। इन दो ब्रैकेट का क्या मतलब है? लिस्ट सर। ये लिस्ट है, बिल्कुल। सो जो कीज़ का फंक्शन है वो हमें लिस्ट रिटर्न करता है, और इस लिस्ट के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं वो ये की के नाम होते हैं। अच्छा। अब हम वैल्यूज़ के फंक्शन को देख लेते हैं। वैल्यूज़ का फंक्शन तो यहाँ पे पहले से किसी ने रन किया हुआ है, तो वो हमें रन करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जब हम डिक्शनरी की वैल्यूज़ को प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास अली, 21, पाकिस्तान और फैसलाबाद। सो कॉलन के लेफ़्ट पे जो चीज़ होती है वो हमारी की होती है, और कॉलन के राइट पे जो चीज़ होती है वो उस की वैल्यू होती है। कीज़ की मदद से हमने कीज़ की लिस्ट प्रिंट करा दी, और वैल्यूज़ की मदद से हम यहाँ पे वैल्यूज़ की लिस्ट को प्रिंट करा सकते हैं। किसी का कोई सवाल हो तो बीच में बेशक रोक सकता है या चैट में पूछ सकता है, और मुझे फिर
वो मॉडरेटर बता देंगे कोई चैट में सवाल है। आई विल कीप ऑन गोइंग अगर कोई सवाल ना हुआ तो। अब हम देख लेते हैं। हाँ, सो अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग इशू आया था हमारे पास लास्ट टाइम भी, कि हमने कहा था कि हमारे पास डिक्शनरी में नेम, एज, कंट्री और सिटी तो डिफाइंड है, लेकिन हमारे पास डिक्शनरी में कहीं पे टाउन के नाम से कोई की मौजूद नहीं है। तो अगर मेरे पास टाउन के नाम से कोई की मौजूद नहीं है, तो अब इस फंक्शन को जब मैं रन करता हूँ तो मेरे पास लाहौर क्यों लिखा आ जाता है? ये किसी को समझ आया था? क्योंकि ये एज अ बाय डिफॉल्ट लाहौर ले रहा है कि अगर टाउन ना हो तो लाहौर रिटर्न कर दो। बिल्कुल ऐसा ही है। सो हमारा जो गेट का फंक्शन है, इसके सेकंड पैरामीटर में आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी बता सकते हैं कि यार अगर इस की तुम्हें ये इसमें ये की ना मिले ना, तो फिर बजाय इसके कि तुम मुझे नन रिटर्न करो, अगर मैं ये ना बताता इसको लाहौर, तो फिर ये मुझे जो है ना एम्प्टी वैल्यू यानी बेसिकली ये नन रिटर्न कर देता। गूगल कोलैब में कभी कभार ये नन नहीं दिखाता, एम्प्टी वैल्यू या नन वैल्यू रिटर्न करा देता। तो इसलिए बेहतर है कि आप, अगर आपको लाजमी कोई ना कोई वैल्यू चाहिए यहाँ से, तो बेहतर है कि आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू बता दें। गेट बेसिकली इसीलिए इस्तेमाल होता है। ये काम आप दूसरे तरीके से नहीं कर सकते। दूसरा तरीका क्या था जिसमें आप डिक्शनरी टू करके यहाँ पे ब्रैकेट लगा के की का नाम दिया करते थे। जब आप नेम की वैल्यू इस तरीके से तो गेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इस तरह का काम करना हो कि मुझे अगर ये वैल्यू डिक्शनरी में ना हो तो कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू रिटर्न करा दो, उस केस में फिर आप ये वाली कमांड यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, गेट वाली कमांड। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे भी वही बात हो रही है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। जी, कोई सवाल था? ये सब तो हमने कल पढ़ लिया था ना। आज हमने कंडीशन से नहीं शुरू करना था। जी, मुझे वो मॉडरेटर ने कहा कि आप पुराना रिवाइज करा दें पहले। ओके। अच्छा जी, रिमूविंग एलिमेंट्स फ्रॉम डिक्शनरी। यहाँ पर हमने ये कल पढ़ा था कि हमारे पास एक पॉप होता है और एक पॉप आइटम होता है। पॉप और पॉप आइटम में क्या फ़र्क होता है जी? पॉप बेसिकली आपसे कहता है कि मुझे बताओ कि मैंने किस चीज़ को पॉप करना है। अगर तुम मुझे बताओगे नहीं तो मैं पॉप नहीं करूँगा। लेकिन पॉप आइटम जो है वो थोड़ा शरीफ है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं होती कि आपने किस आइटम को पॉप करना है। उसमें आप ये फंक्शन कॉल करते हैं, वो खुद ब खुद जो लास्ट आइटम होता है उसको खुद ही डिक्शनरी से रिमूव कर देता है। इसकी भी एग्जांपल हमने कल देख ली थी, राइट? सो आई थिंक इसको हम सारा डील हमने ना कल डिटेल में से कर लिया था। आप बस क्विकली क्विकली इसका इंट्रोड्यूस करवा दें, फिर अगला टॉपिक का। ओके श्योर। सो पॉप और पॉप आइटम हमने देख लिया। अब हम अपडेट को हमने देखा था। अपडेट में बेसिकली हमने क्या देखा था कि अगर आप चाहें तो एक डिक्शनरी के ऊपर अपडेट का फंक्शन लगा के उसको दूसरी डिक्शनरी पास कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि इस डिक्शनरी में जो हमारे पास वैल्यू थी डिक्शनरी नंबर 3 के अंदर, इसके साथ वो डिक्शनरी नंबर 2 की जो वैल्यूज़ है ना उनको भी ज्वाइन कर देगा। सो यहाँ पर ये फिर हमने इसको चला के देखा भी था कि हमारे पास डिक्शनरी 3 में ये वाली की और वैल्यूज़ थी, डिक्शनरी 2 में ये वाली की और वैल्यूज़ थी। जब हम इसको अपडेट करेंगे तो ये डिक्शनरी 3 के अंदर डिक्शनरी 2 की जो जो की वैल्यूज़ थी इनको भी कॉपी कर देगा। ये भी हम लोगों ने कल देख लिया था। इसके अलावा हमने कल डिक्शनरी को इनिशलाइज करने के बहुत सारे तरीके देखे थे। अगर आप चाहें तो डिक्शनरी को करली ब्रैकेट से भी इनिशलाइज कर सकते हैं। करली ब्रैकेट लिखें, अपनी की का नाम दें, कॉलन लिखें और वैल्यू दे दें। इस तरीके से आप कॉमा सेपरेट करके की वैल्यू की कॉलन वैल्यू भी दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो उसको टपल्स के ज़रिए से भी इनिशलाइज करा सकते हैं। अगर आप चाहें तो उसको यहाँ इस तरह इक्वल टू साइन करके भी इनिशलाइज करा सकते हैं। यहाँ पे हमने की का नाम कॉलन और वैल्यू लिखी थी, यहाँ पर आप की का नाम इक्वल वैल्यू भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो उसको इस तरीके से भी इनिशलाइज करा सकते हैं जहाँ पे आपकी कीज़ एक अलहदा लिस्ट में मौजूद हो और आपकी वैल्यूज़ एक अलहदा लिस्ट में मौजूद हो। उस केस में आपको जिप का फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी हमने कल देख लिया था। सो आई अब मेरे ख्याल से अगर कोई सवाल नहीं है तो हम नए टॉपिक पे आ जाते हैं। ओके, कोई सवाल नहीं है आई अस्यूम। सो अब हम नए टॉपिक को शुरू करते हैं। सो
कंडीशंस जो हैं ये सिर्फ पाइथन में नहीं, ये हर किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत अहम होती हैं, क्योंकि इसमें आप जो है ये फैसला कर सकते हैं कि मैंने अपने कोड में से कौन सा स्पेसिफिक पोर्शन जो है उसको एग्जीक्यूट कराना है और किस कोड को एग्जीक्यूट कराने की ज़रूरत नहीं है। अ, आपके पास जो कंडीशन है उसके साथ में आपने जो कोड लिखा है वो सिर्फ तब चलेगा अगर वो कंडीशन ट्रू होती है। अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो वो कोड नहीं चलेगा। इसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, जहाँ पर मिसाल के तौर पे यहाँ पर ए की वैल्यू में 5 है और बी की वैल्यू में 8 है। तो हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं कि हमें बताइए कि क्या ए की वैल्यू बी की वैल्यू से लेस है या नहीं है। सो ये लेस देन का ऑपरेटर है, ये जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली लेस देन का ऑपरेटर है। ये बताता है कि आपके लेफ्ट पे जो वैल्यू है वो आपके राइट की वैल्यू से लेस है या नहीं है। सो अगर हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास ट्रू प्रिंट हो जाएगा। इसका मतलब है कि ए की वैल्यू जो है वो बी की वैल्यू से लेस है। अगर मैं ए की वैल्यू को 8 की बजाय 10 कर दूं और इसको दोबारा रन करूं तो अब मेरे पास फॉल्स प्रिंट हो जाएगा। उसकी वजह क्या है कि अब मेरा ए जो है वो बी से बड़ा हो गया है, तो ये कंडीशन जो है ये फॉल्स हो गई है। इससे आप लोगों को ये भी बात पता चली कि पाइथन में ट्रू और फॉल्स जो है ना वो कैपिटल से लिखा जाता है। यार यार ये कोई देख सवाल? यहाँ से मैं निकल रहा भाई, जब मैं कहूँ तभी। कोई ये म्यूट करने है इस भाई को। चल सो सो ये हमारे पास ट्रू और फॉल्स होता है। अच्छा, उसके बाद हम अगले वाले पे जाते हैं, अगली एग्जांपल के ऊपर, जो कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास इफ नहीं है बल्कि एल्स भी है। सो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये होता है कि आप ये कहते हैं कि भाई अगर ये कंडीशन ट्रू है तो तब तो तुम ये वाला काम करो। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर तुमने ये वाला काम करना है। तो इस केस में आप क्या करते हैं कि आप एक उसको दूसरा भी, यहाँ पर तो आपने सिर्फ एक इफ लिखा और बता दिया कि अगर ये ट्रू है तो ये काम करना है, लेकिन कभी कभार आपको दो दो काम करने पड़ जाते हैं कि अगर ये बात हो तो ऐसे करो, अगर ये बात ना हो तो फिर ऐसे करो। सो यहाँ पर हमने दो वेरिएबल इनिशियलाइज किए, ए और बी, और हमने कहा है कि अगर हमारा ए जो है वो बी से बड़ा हो, यानी अब यहाँ पे लेस देन की जगह हमने, अगर आप देखें तो ग्रेटर देन का ऑपरेटर यूज़ किया है। ये जो ऑपरेटर है ये ग्रेटर देन कहलाता है और ये बताता है कि हमारी लेफ़्ट की वैल्यू जो है वो हमारी राइट की वैल्यू से बड़ी है या नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर हमारा ए का वेरिएबल हमारे बी के वेरिएबल से बड़ा है तो तुमने ये वाली वैल्यू प्रिंट करानी है। अगर ऐसा नहीं है, लिटरली अंग्रेजी में भी हम ये कहते हैं ना कि इफ़ ऐसा हो रहा हो तो ये करो, अगर ऐसा ना हो रहा हो एल्स तो फिर ऐसा करो। तो यहाँ पे भी हम वही एल्स का ऑपरेटर यूज़ करते हैं, और इफ़ और एल्स के बाद सेमी कॉलन भी होना चाहिए ज़रूरी। सॉरी, सेमी कॉलन नहीं, इफ़ और एल्स के बाद ये कॉलन भी होना चाहिए, ये कॉलन कहलाता है। सो इसको अगर हम रन करेंगे तो हमें बता रहा है कि अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है तो यहाँ पे हेलो देयर प्रिंट करेगा, अदरवाइज योर स्टेटमेंट इज फॉल्स प्रिंट कर देगा। अभी इसने योर स्टेटमेंट इज फॉल्स क्यों प्रिंट किया? क्योंकि 3 जो है सर वो लेस देन 5। क्योंकि ए जो है वो बी से लेस देन है। राइट, तो मैं अगर मतलब ये ऐसा कंडीशन करूँ, हाँ कंडीशन फॉल्स हो गई, तो अगर मैं यहाँ पे ए को 6 कर दूँ तो अब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि अब वाकई मेरा 6 जो है वो 5 से बड़ा हो जाएगा। जब 6 5 से बड़ा हो जाएगा तो अब इसको हेलो देयर प्रिंट करना चाहिए। सो ये काफ़ी इजी लग रहा है मुझे, मेरे ख्याल से इस पे ज़्यादा हम वक्त नहीं लगाते, अनलेस किसी का इस पे कोई सवाल हो या कोई बिल्कुल ही बिगिनर हो जो ये जानना चाह रहा हो तो वो मुझे रोक ले या अपना सवाल चैट में लिख दे तो हम देख लेंगे, अदरवाइज आई विल जस्ट ट्राई टू, मैं इस पे इसको जल्दी जल्दी करता रहता हूँ। अच्छा, सो यहाँ पे क्या हो रहा है जी? हम्म, हाँ ये एक अच्छा पॉइंट है, ये अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने लिखा कि ए इज ग्रेटर देन बी को प्रिंट करो और हमने हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट करने को बोला है। तो ए तो जो है वो इस वक्त बी से छोटा है, कंडीशन तो फॉल्स है, तो ये हेलो वर्ल्ड क्यों प्रिंट हो रहा है? क्योंकि वो सर स्टेटमेंट वैल्यू अपडेट हो रही है।
और ठीक ये है, आपका जो ये ख्याल है? हेलो, और किसी का कोई ख्याल कि क्यों प्रिंट हो रहा है ये? ये ये जो है ना सर हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग ये को कर रहा है वो, ये अपडेटेड यानी ए बी वाली कंडीशन को देख ही नहीं रहा, ये डायरेक्ट हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवा रहा है। ठीक हो गया। और ये इसको क्यों नहीं सर देख रहा? सर मैं बताऊं। जी जी, बताइए अपडेटेड प्लीज। वैल्यू हमारा। सर इसलिए कि वो आइडेंटिफिकेशन का प्रॉब्लम है। इफ जो हेलो वर्ड है वो इफ वाली स्टेटमेंट में नहीं आ रही, तो इस वजह से वो हेलो वर्ड को करवा रहा है और वो फॉल्स है, इसलिए वो इफ वाला करवा ही नहीं रहा जो इफ की स्टेटमेंट्स में आ रहा है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। सो ये आप सबका जवाब सही था इसमें, सिवाय जिन्होंने पहला जवाब दिया था उनका जवाब दुरुस्त नहीं था, लेकिन आप बाकी जिन्होंने लास्ट दो में बोला है वो बिल्कुल सही है। असल में होता ये है कि आपको अगर कोई चीज़ इफ़ कंडीशन के अंदर डालनी है ना, तो उसको फिर इफ़ की के बाद एक टैब करके या स्पेसेस देके उसके अंडर भी आना चाहिए। जो चीज़ इफ़ की बाउंड्री के अंदर होगी उसी पर वो इफ़ अप्लाई होगा। यहाँ पर हमने क्या, अब अगर मैं करूँगा ना तो अब ये हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट नहीं करेगा। सो इसको दोबारा रन करके देखते हैं। अब आप देखेंगे कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा। इसकी वजह ये है कि मेरी ये इफ़ की कंडीशन जो है, इसके नीचे जितने जितने गैप हैं सिर्फ वही इस इफ़ कंडीशन पे अप्लाई होते हैं। अब मैं इस गैप को ख़त्म कर देता हूँ, तो अब ये समझ लें कि ये इफ़ की बाउंड्री से आज़ाद हो गया। ये जो फंक्शन है, ये जो मेरी कॉल है प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ये इस इफ़ की बाउंड्री से आज़ाद हो गई है। अब ये अपनी मर्ज़ी से चलेगी और ये इस कंडीशन को नहीं देखेगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जानना। अक्सर जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो इसमें भी कभी बार मिस्टेक कर देते हैं, वो इंडेंटेशन को नहीं देखते और वो समझ रहे होते हैं कि ये तो चलना चाहिए था मेरा कोड, ये क्यों चल गया, मैं तो नहीं चाहता था कि ये वाला कोड चले। उसकी वजह ये होती है कि उन्होंने वो स्पेस का ख्याल नहीं रखा होता। अगर आप किसी चीज़ को अपनी इफ़ कंडीशन के अंदर डालना चाह रहे हैं तो उसको फिर इफ़ के नीचे एक स्पेस दे के आगे रखेंगे। अगर आप नहीं डालना चाह रहे तो फिर आप इस तरह चला सकेंगे। ओके, आई होप सर दिस इज क्लियर। ये सिंटैक्स शायद आप लोगों के लिए नया हो, या आप में से जो लोग पहले से पाइथन में प्रोग्राम करते हैं उनको शायद पहले से पता हो। आप एक ही वक्त में एक ही लाइन पे दो वैल्यूज़ को इनिशलाइज करा सकते हैं। यानी आप देखें तो मैं यहाँ पे ए कॉमा बी लिख रहा हूँ और यहाँ पे 5 कॉमा 7 लिख रहा हूँ। तो ये क्या करेगा, 5 की वैल्यू को ए के वेरिएबल में डाल देगा और 7 की वैल्यू को बी के वेरिएबल में डाल देगा। सो अब मेरे पास ए इज इक्वल टू 5 हो जाएगा और बी इज इक्वल टू क्या हो 7 जाएगा? 7 हो 7। जाएगा। तो अब अगर मेरे पास ए इज इक्वल टू 5 है और बी इज इक्वल टू 7 है, बल्कि इसको थोड़ा सा हम ये जूम कर लेते हैं। अगर मेरे पास a इज इक्वल टू 5 है और b इज इक्वल टू 7 है, और अब मैंने आपके सामने ये तीन चीज़ें लिख दी हैं, तो आपके ख्याल से जब मैं इसको रन करूंगा तो ये नीचे, तो यहाँ पे इन तीनों में से कौन सी लाइन प्रिंट होनी चाहिए? ए इज लेस देन बी। जी बिल्कुल। क्योंकि a इज इक्वल टू 5 है और b इज इक्वल टू 7 है, तो यहाँ पे इन तीन में से कौन सी कंडीशन ट्रू होगी, पहले तो ये देखा जाएगा कि क्या a 3 तो नहीं है। अगर हाँ, ये भी बहुत अहम बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या मेरी ए की वैल्यू 3 के बराबर तो नहीं है। ये वाला इक्वल टू का साइन जो आपने देखा ना, ये अपने से लेफ्ट वाली के अंदर अपने से राइट वाली वैल्यू को कॉपी कर देता है। यानी इसने ए के अंदर 5 की वैल्यू को कॉपी कर दिया था और बी के अंदर 7 की वैल्यू को कॉपी कर दिया था। अगर मैं इसको गलती से यूं ही लिख दूं, और शुरू में जो नए नए प्रोग्रामर होते हैं वो ये मिस्टेक करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम 3 की वैल्यू को ए में कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दुरुस्त नहीं है। जब आप इफ़ लगा के किसी को चेक करने की कोशिश कर रहे हो, किसी कंडीशन को चेक करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप सिंगल इक्वल नहीं बल्कि आप दो दफ़ा इक्वल लिखते हैं, ताकि पाइथन कंफ्यूज ना हो जाए और उसको पता हो कि भाई आप यहाँ पे ए के अंदर 3 की वैल्यू को कॉपी करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे थे कि मुझे बताइए कि क्या ए की वैल्यू 3 के बराबर है या नहीं है। इफ़ की कंडीशन में अगर आपने कभी किसी वेरिएबल की वैल्यू को इक्वल करके चेक करना हो कि क्या ये उसके बराबर है या नहीं है, तो उसके लिए आप ये काम करते हैं। और ये प्रिंट भी थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है वैसे, यानी अगर आप और करें तो हमें यूँ कहना चाहिए था ना कि ए इज़ इक्वल टू 3। अगर a इक्वल टू 3 है
तो प्रिंट कर दो कि ए इज इक्वल टू 3। अगर ऐसा नहीं है, अगर ए 3 के बराबर नहीं है, तो फिर ये यहाँ पे जाएगा एल एफ के अंदर। एल एफ अब आपके सामने एक नई चीज़ आ गई। ये क्या कह रही है? ये कह रही है कि भाई अगर ऊपर वाली चीज़ दुरुस्त नहीं है तो फिर नीचे एक और चीज़ को ट्राई करो। अगर ये भी दुरुस्त नहीं है तो फिर आखिर में मैं तुम्हें एक बता देता हूँ बात कि ये ट्राई कर लेना। सो अगर आपने मल्टीपल इफ कंडीशंस लगानी हो तो आप उनको इस तरीके से लगा सकते हैं कि पहले ये वाली चेक करो, अगर ये वाली फॉल्स हो जाए, अगर ये वाली दुरुस्त ना हो तो फिर ये वाली चेक करो, और आखिर में आप चाहें तो एक एल्स लगा सकते हैं जिसमें जिसका मतलब ये होता है कि अगर ऊपर से कुछ भी नहीं मिला तुम्हें, ना ये कंडीशन ट्रू हुई, ना ये हुई, ना ये हुई, ना ये हुई, तो आखिर में आप एक एल्स लगा के बता सकते हैं कि फिर ये वाला काम कर देना। तो इस केस में वो पहले ए को देखेगा, ए 3 के बराबर नहीं है तो इस कंडीशन को इग्नोर कर देगा और इस कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो ये वाला आपको प्रिंट हो लिखा हुआ नहीं मिलेगा। उसके बाद वो देखेगा कि क्या ए बी से लेस तो नहीं है। अगर उसको ए बी से लेस हुआ मिल गया तो वो कह देगा कि ए बी से लेस है, फिर वो इस एल्स को प्रिंट नहीं करेगा। और ये वाला वो केस है जहां पर ये कह सकता था कि ए इज नॉट लेस देन बी, नाइदर इक्वल टू 3। यानी यहाँ पर हम उसको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर ना ही इक्वल टू 3 हो, ना ही लेस देन बी हो, तो फिर आखिर में ये वाली चीज़ प्रिंट कर देना। अब अब आपके ख्याल से यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? A is less than B. चलें इसको रन करके देखते हैं। सो ए इज लेस देन बी, बी प्रिंट हो गया। और अगर मैं अपने इस ए की वैल्यू को यहाँ पे जाके 3 कर देता तो फिर ये क्या करता? फिर ये सिर्फ ये वाली लाइन प्रिंट कराता, फिर ये इन बाकी दो लाइंस को इग्नोर कर देता। इसको भी करके देख लेते हैं। अब इसने सिर्फ ए इज इक्वल टू 3 प्रिंट किया। और इस आखिरी कंडीशन के लिए मुझे सजेस्ट करें कि ए में मैं क्या डालूं ताकि ये पहली दो वैल्यूज को इग्नोर कर दे। सर 10 डाल दें। 10 डाल के देख लेते हैं। ठीक है, सो ना ही ए जो है वो लेस देन बी है क्योंकि अब ए ग्रेटर देन बी हो गया क्योंकि ए 10 हो गया और बी तो 7 था, और ना ही वो 3 के बराबर है। तो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर, वी कैन मूव ऑन। अच्छा, यहाँ पर वो हमसे हमसे एक और एग्जांपल हमारे सामने दिखा रहे हैं जहाँ पे वो हमें कह रहे हैं कि आप समझ लें कि आप एक स्टूडेंट हैं और अगर आपके मार्क्स जो हैं वो 90 से ज़्यादा आए हैं तो मैं आपको ए ग्रेड दे दूंगा। अगर आपके मार्क्स 70 या 70 से ज़्यादा आए हैं तो बी ग्रेड, 50 से ज़्यादा तो सी ग्रेड, 40 से ज़्यादा तो डी ग्रेड। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है, यानी ये भी ट्रू नहीं हुआ, 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 आप मेरी तरह के एक नालायक स्टूडेंट थे, तो फिर मैं क्या करूँगा? फिर मैं आपको एफ ग्रेड दे दूंगा और मैं प्रिंट करा दूंगा आखिर में कि आपका ग्रेड क्या है। तो आई डोंट नो आप में से कुछ लोगों ने ये फंक्शन यूज़ किया है, नहीं मेरे लिए ये नया फंक्शन था, मैंने पहली दफ़ा आज फर्स्ट टाइम यूज़ किया है ये। आप चाहें अगर इनपुट लेना चाहें कोलैब के अंदर तो आप बाकायदा ये इनपुट का फंक्शन लिख के और उसके बाद यहाँ पे ये स्ट्रिंग लिख के आप यूज़र से इनपुट भी ले सकते हैं। तो अब जब मैं इसको रन करूँगा तो ये क्या करेगा? ये यहाँ पे एक मैसेज देगा, एंटर योर मार्क्स। यहाँ पे मैं अपने मार्क्स एंटर करूँगा और अगर मैं 90 से ज़्यादा एंटर कर दूंगा तो वो मुझे बताएगा कि आपका ग्रेड ए हो गया है। अगर मैं 70 से ज़्यादा एंटर करूंगा तो बी, और ये एटसेट्रा एटसेट्रा इसी तरीके से चल रहा होगा। तो अब इसको हम 2-3 दफ़ा ट्राई करके देखते हैं। सो देखें, जब मैंने इसको रन किया तो एंटर योर मार्क्स का मैसेज आ गया। ये वही मैसेज है जो मैंने यहाँ पर लिखा था। अब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि भाई मेरे 60 मार्क्स आए। तो अगर मैंने 60 लिख दिया तो अब इनमें से कौन सी कंडीशन ट्रू होगी और मेरे क्या ग्रेड बनेगा? बी। Sir, B grade. हाँ। आर यू श्योर कि बी बनेगा? सर सी बनेगा। हाँ जी, सी बनेगा। सी क्यों बनेगा? क्योंकि वो पहले देखेगा कि भाई ये 90 से ज़्यादा तो नहीं है।
उसको पता चला कि नहीं यार 60 जो है वो तो 90 या 90 से ज़्यादा नहीं होता। फिर वो देखेगा कि क्या ये 70 या 70 से ज़्यादा तो नहीं है, तो 60 जो है वो 70 या 70 से ज़्यादा भी नहीं होता, इसलिए वो बी वाली कंडीशन को भी इग्नोर कर देगा। अब वो देखेगा कि क्या ये 50 या 50 से ज़्यादा तो नहीं है, हाँ 60 जो है वो 50 या 50 से ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो मुझे सी ग्रेड दे देगा। और यहाँ पे लिख देगा योर ग्रेड इज़ सी। और ये ग्रेड की टाइप भी प्रिंट करा रहा है, इसकी कोई खास ज़रूरत थी नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको स्ट्रिंग लिखा हुआ भी नज़र आ जाएगा क्योंकि ग्रेड की टाइप स्ट्रिंग है यहाँ पे। सो अब हम 60 एंटर करते हैं। सो मैंने 60 एंटर किया और लिखा आ गया योर ग्रेड इज़ सी। अब एक फेल होके भी देख लेते हैं। अब मैं कौन सा ग्रेड दूंगा ताकि फेल हो जाए स्टूडेंट? 33 कर लो। 35, 35। मैं कोई भी ऐसा नंबर दे दूं, चाहे 33 दे दूं या 35 दे दूं, कोई भी ऐसा नंबर जो कि 40 या 40, सॉरी 40 नहीं, जो कि 40 से लेस हो, तो तब मैं फेल हो जाऊंगा। सो अगर मैं 39 दे देता हूँ, चलें मैं आप दोनों की बात नहीं मानता, मैं 39 दे देता हूँ तो मैं फेल हो गया। लेकिन अगर मैं 40 दे देता तो क्या होना था? डी डी ग्रेड। ग्रेड। हाँ, इसलिए ये भी आप ध्यान में रखें, ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है जानना, ये बाउंड्री कंडीशंस का आपको ख्याल रखना चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब होता है कि 40 भी हो जाए तब भी चलेगा, या 40 से ग्रेटर हो तब भी चल जाएगा। सो यहाँ पर सिर्फ ग्रेटर देन नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा हुआ है, इसलिए अगर मैं 40 दूंगा तो मैं फेल नहीं होऊंगा, बल्कि मैं डी ग्रेड ले लूंगा। इसको 40 दे के देख लेते हैं। तो ये देखिए मेरा डी ग्रेड आ गया। ओके, सो आई गेस लेट्स कीप गोइंग। अच्छा, अब यहाँ पर वो हमें एक प्रोग्राम बनाने को बोल रहा है, जहाँ पे वो कह रहा है कि आप ऐसा करें कि पहला डिजिट एंटर करें। पहले वो हमसे पहला डिजिट मांगेगा, और जो पहला डिजिट मांगेगा उसकी आउटपुट को वो एक वेरिएबल ए में सेव कर लेगा। ये भी बहुत ज़रूरी है जानना कि जब मैं अपने पास कोई चीज़ एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे, तो जो चीज़ मैं एंटर कर रहा होता हूँ वो मेरे से इनपुट में स्ट्रिंग के तौर पे लेता है। पाइथन में डेटा टाइप्स होती है ना, स्ट्रिंग होता है, इंटीजर होता है, स्ट्रिंग होता है, इंट होता है। तो जो वो मुझसे इनपुट ले रहा है वो स्ट्रिंग होती है, वो स्ट्रिंग होगी। तो उस स्ट्रिंग को पहले हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए ये जो आपको इंट का फंक्शन नज़र आ रहा है, ये क्या कर रहा है कि इनपुट में मैंने जो उसको डेटा डाला है ना, वो उसको पहले एक इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, और इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद उसको मेरे इस वेरिएबल ए के अंदर कॉपी कर देगा। फिर जो दूसरा नंबर मैं डालूंगा, जिसके लिए वो मुझे प्रॉम्प्ट करेगा एंटर द सेकेंड डिजिट के नाम से, तो उस सेकंड डिजिट को जो मैं डालूंगा तो उसको वो मेरे इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, और इंटीजर में कन्वर्ट करके मेरे वेरिएबल बी में इंपोर्ट कर देगा। उसके बाद मुझसे अ, तीसरे नंबर पे दोबारा एक इनपुट मांगेगा, और वो मुझे कहेगा कि आप या तो प्लस एंटर करें, या माइनस एंटर करें, या स्टार एंटर करें। एस्टेरिस्क भी बोलते हैं कुछ लोग, इसको स्टार भी बोलते हैं, मैं इसको स्टार बोलूँगा। और या आप जो है फॉरवर्ड स्लैश, इसको सिर्फ स्लैश नहीं कहना चाहिए, हमें बताना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा प्रोग्रामिंग में दो किस्म के स्लैश होते हैं, एक फॉरवर्ड स्लैश होता है, एक बैक स्लैश होता है। तो ये फॉरवर्ड स्लैश है, लेकिन हमारे केस में चूंकि ये डिवाइड के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो मैं फ़िलहाल इसको डिवाइड बोलता रहूँगा। तो वो या तो हमें बोलेगा कि प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, या डिवाइड करो। ये स्लैश एन का क्या मतलब है, ये क्या चीज़ आ रही है, ये किसी को पता? सर लाइन न्यू ब्रेक। लाइन। ये लाइन ब्रेक करने न्यू के लिए लाइन। है। जी बिल्कुल, तो यानी ये हमसे ना इनपुट में ये चार, ये जो ऑप्शन है, ये हर हर ऑप्शन एक नई लाइन में मांगेगा। अब अभी उसको हम रन करते हैं तो आपको ये नज़र आएगा कि ये स्लैश एन क्यों दिखा रहा था हमें, क्योंकि मैं मोस्ट लाइकली ये हमें हर इनपुट एक नई लाइन में, ये हमें हर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के साइन एक नई लाइन में दिखा रहा होगा। अच्छा, बी में डाल देगा, यानी कि जेड के अंदर हमारे पास ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी। अगर माइनस करने को कह रहा है तो ए में से बी को माइनस कर देगा, अगर हम उसको मल्टीप्लाई करने को कह रहे हैं तो वो ए को बी से मल्टीप्लाई कर लेगा।
अगर हम उसको डिवाइड करने को कह रहे हैं तो वो ए के ऊपर बी को डिवाइड कर देगा, और जो भी आंसर आएगा वो फाइनली हमें दिखा देगा। तो ये एक अच्छी एग्जांपल है यूज़र से इनपुट लेने की भी आपके सामने, और फिर उस इनपुट के लिए इफ़ कंडीशन लगा के या एलिफ कंडीशन लगा के उसको एक्सिक्यूट करने की। तो चलें हम इसको करके देख लेते हैं। अब हम इसको रन करते हैं। पहली प्रॉम्प्ट आई, एंटर द फर्स्ट डिजिट। मैं मिसाल के तौर पे 10 दे देता हूँ। दूसरी प्रॉम्प्ट आई, एंटर द सेकंड डिजिट। मैं मिसाल के तौर पे मैं अभी 10 डिवाइडेड बाई 2 करना चाह रहा था, तो मैं इसको 2 दे देता हूँ। और ये वो न्यू लाइन आ गई आपके सामने, राइट। सो यहाँ पे ये सवाल पूछ रहा है, चूज एन ऑपरेटर ऑफ द फॉलोइंग, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो अभी मैं यहाँ पे डिवाइड यानी फॉरवर्ड स्लैश दे देता हूँ। तो इसने बता दिया कि योर सोल्यूशन इज़, यहाँ पे इसने 10 को और 2 के दरमियान में डिवाइड लगाया, 10 डिवाइडेड बाई 2, और उसकी जो आउटपुट थी जिसको उसने z के वेरिएबल में कॉपी किया था, वो उस z को उसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। सो योर सोल्यूशन इज़ 5। सर ये फ्लोट में क्यों आउटपुट दे रहा है? हाँ, ये आउटपुट जो है ना, ये फ्लोट में इसलिए दे रहा है क्योंकि पाइथन 3 जो है ना, वो डिवीजन के रिजल्ट्स को हमेशा फ्लोट में रिटर्न करती है। लेकिन पाइथन 2 शायद आपके पास, अगर आप चला रहे हो अपने पास अपनी लोकल मशीन पे चला रहे हो, या आप कहीं कोई पुराना वो यूज़ कर रहे हो, कोई एडिटर, तो आपको शायद फ्लोट में आउटपुट ना मिले, आपको सिर्फ 5 मिल रही होगी। पर पाइथन 2 जो वर्जन है ना, वो आउटपुट जो है वो इंटीजर, डिवीजन की इंटीजर ही दिया करता था, वो फ्लोट नहीं दिया करता था। लेकिन ये आई थिंक जो मैं चला रहा हूँ, ये शायद नया वर्जन है पाइथन का, तो इसमें डिवीजन की आउटपुट जो है वो आपको फ्लोट में मिल रही है। ठीक है सर। सर आप अगर डबल स्लैश यूज करें तो फिर ये वो उसमें नहीं कर देगा एंड में? ये अच्छा, ये बात मुझे नहीं पता, डबल स्लैश से क्या होता है? डबल स्लैश से इंट हो जाता है? हाँ, ये जैसे सी इज इक्वल टू एक स्लैश लगी है ना, यहीं पे ये फॉरवर्ड स्लैश एक कोड डाल दें। बल्कि हाँ, यहाँ पे डाल दें जहाँ पे आपने रखा हुआ है। एग्जैक्टली यहीं पे होगा। हाँ, आप प्रिंट करें। चलें अब ट्राई करते हैं। 10 और 2, और इसको बोलते हैं कि डिवाइड करो। हाँ, आपकी बात सही है। सो अगर मैं चाहता हूँ ना कि नहीं, मुझे आउटपुट में सिर्फ और सिर्फ इंटीजर ही चाहिए, अगर कोई डेसिमल प्लेस थी तो वो उसको इग्नोर कर दो, तो फिर मैं यहाँ पे डबल स्लैश भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। एक और चीज लेकिन भी चेक करते हैं, अगर हम यहाँ पे मॉड्यूलो रखते हैं तो उससे क्या आता है? हाँ, मॉड्यूलो से तो हमें पता है ना कि मॉड्यूलो से ज़ीरो जवाब आएगा, वो तो आई थिंक क्लियर है। यानी 10 डिवाइडेड बाई 2 जो है वो 2 जो है वो पूरा डिवाइड हो जाता है, 10 जो है वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है 2 से। तो अगर आप रिमाइंडर निकाल ढूंढना चाह रहे हैं तो जारी बात है, ज़ीरो जवाब आएगा। लेकिन अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो चलें इसको भी ट्राई कर लेते हैं। बल्कि ये आपने एक अच्छा आइडिया दिया, चलें हम इसको यूं नहीं करते, हम एक इसी में एक नया फीचर ऐड कर लेते हैं। हम एक अपने ही कैलकुलेटर को थोड़ा सा मज़ीद स्मार्ट बना देते हैं। इसको कहते हैं कि आप यहाँ से रिमाइंडर भी ले सकेंगे। तो अगर हमारे इसकी वैल्यू में वो हमें कह देता है कि आप रिमाइंडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉरी मॉड्यूल नहीं, मैं रिमाइंडर कहना चाह रहा था। अगर आप उसको कहते हैं कि ये परसेंटेज साइन जो कि रिमाइंडर के लिए इस्तेमाल होती है, हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम कहते हैं कि हमारे z की वैल्यू जो है वो a डिवाइडेड बाय b का जो रिमाइंडर बच रहा है ना, जो कि हमारा यहाँ से मॉड्यूलर से होता है, बेसिकली वो हुआ करेगी। अम, ये एरर क्यों दे रहा है? अच्छा, वैसे वैसे कंफ्यूज हो गया था वो। सही है। सो अब यहाँ पे z के अंदर हमारे पास इसके रिमाइंडर की वैल्यू आ जाएगी। और अब अगर मैं इसको कहता हूँ कि मुझे रिमाइंडर कैलकुलेट करना है इन दो नंबर्स का, तो फिर वो मुझे रिमाइंडर कैलकुलेट करके दे देगा। तो अब इसको दोबारा से रन करके देखते हैं, और यहाँ पे भी ताकि हमारा यूज़र को भी पता हो, हमारे यूज़र को भी पता हो कि अब मैं रिमाइंडर को भी सपोर्ट करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे भी लिख देना चाहिए ना कि आप रिमाइंडर भी दे सकते हैं। तो इसी तरह एक स्लैश एन के बाद मैं यहाँ पे रिमाइंडर भी लिख देता हूँ। सो अब अगर हम इस प्रोग्राम को रन करें तो कह रहा है कि मुझे पहला डिजिट बताओ। चलें अभी भी हम 10 और 2 पे रहते हैं। 10 और 2,
और अब हमारे पास ये एक और ऑपरेटर भी आ गया कि मैं इसको रिमाइंडर भी कह सकता हूँ कैलकुलेट करने को। तो मैंने इसको रिमाइंडर दे दिया और इसने कहा कि योर सोल्यूशन इज़ ज़ीरो, क्योंकि 10 के ऊपर 2 जो है वो, सॉरी 10 जो है वो 2 के ऊपर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। अगर मैं मिसाल के तौर पे नेक्स्ट टाइम इसको रन करता हूँ और 11 दे देता हूँ तो तब क्या होगा? फिर 1 आएगा। 1 फिर 1 आएगा। आएगा। तो ये भी करके देख लेते हैं। 11 दिया। और ये हमने कल सीखा भी था, राइट? हमें इसी से पता चलता है कि इवन नंबर और ऑड नंबर क्या होता है। इवन नंबर वो होता है जो कि 2 पर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, और ऑड नंबर वो होता है जो कि 2 पर पूरा पूरा डिवाइड ना हो और 1 रिमाइंडर रह जाए। तो इसी वजह से 11 जो है वो हमारे पास ऑड नंबर है, और 10 जो है वो हमारे पास इवन नंबर था। सो अब जब मैंने ये किया तो हमारे पास जवाब 1 आया। क्लियर? आगे चलें। यस सर। यस सर। सो जो इस मॉड्यूल का मकसद है, जो आपको यानी इस लेसन का जो मकसद है वो बुनियादी तौर पे इफ़ और एल्स इफ को समझाना है। सो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सारी कंडीशंस इफ़ और एल्स इफ के इर्द गिर्द रिवॉल्व हो रही हैं। और ये कितना इंपॉर्टेंट है ये जानना कि यानी ये प्रोग्रामर को इससे डेली काम करना पड़ता है। आपका ऑलमोस्ट कोई भी आप जो कोड लिखेंगे रियल लाइफ में, जब आप प्रोफेशनली अपना काम शुरू करेंगे, तो वो इफ़ और एल्स इफ के बगैर नहीं लिखा जाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमारा एल्स इफ और एल्स इफ और एल्स का फ्लो जो है वो कैसे काम करता है। ओके। सो अब हम आगे चलते हैं और अब हम ये देखते हैं कि इफ का एक शॉर्ट हैंड भी होता है। यानी शॉर्ट हैंड का क्या मतलब है? आप ये देख रहे हैं कि इससे पहले ऊपर तक जितना भी आपने देखा है, वहाँ पे मैंने जो कोड इफ के अंडर चलाना था, उसको मैंने इफ के नीचे एक एक एंटर इफ के जो स्टेटमेंट है उसको ख़त्म करके उसके बाद ये कोलन लिखने के बाद एक एंटर किया था। और एंटर करने के बाद मैंने यहाँ पे स्पेस दी थी, और उस इफ़ के अंडर मैंने जितनी भी कंडीशन चलानी है उनको मैंने उस स्पेस के साथ रखा था। लेकिन अगर मुझे सिर्फ एक ही कंडीशन चलानी हो, मल्टीपल कंडीशंस ना चलानी हो, अगर मुझे सिर्फ एक ही काम करना हो अपने उस इफ़ कंडीशन के अंदर, तो हमें यहाँ पे सिर्फ ये बताने की कोशिश करें कि फिर आपको ना एंटर करके इस तरह ये स्पेस दे के लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप चाहें तो आप इसको उसी लाइन में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर वो सिर्फ ये समझाने की हमें कोशिश कर रहे हैं। सो मैंने यहाँ पे लिखना था कि अगर मेरा इफ़ जो है वो अगर अगर मेरा ए जो है वो बी से ग्रेटर है, तो ये बात प्रिंट कर दो कि मेरा ए जो है वो बी से ग्रेटर है। तो उसको बेसिकली मैंने यहाँ पर एक ही लाइन के अंदर अपनी ये प्रिंट स्टेटमेंट्स जो हैं ये लिख दी हैं। और जस्ट आउट ऑफ क्यूरोसिटी, अगर मैं ए को बी से ग्रेटर नहीं बल्कि ए को बी से लेस कर देता हूँ, तो अब मेरा कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। सो अगर आप चाहें तो अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं उनको एक ही लाइन में रख के कॉमा सेपरेट करके इस तरीके से भी लिख सकते हैं। लेकिन यूजुअली ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, और जो नए प्रोग्रामर होते हैं उनको ये कंफ्यूज ही करती है। इसलिए बेहतर तरीका यही है कि जब भी आप इफ़ लिखें तो इफ़ के बाद एक एंटर लगाएं और एंटर के बाद ये लाइन लिखें, और फिर उसी के नीचे जो दूसरी आपने कंडीशन एक्सिक्यूट करानी है वो भी उसी उसी लाइन के उसी इंडेंटेशन के साथ लिखें, ना कि इस तरह, या इस तरह नहीं बल्कि इसके सीधे लिखें। इसको इसको रीड करना ज़्यादा आसान है। ऑल्दो इसमें लाइनें आपको कम लिखनी पड़ी, लेकिन इससे नुकसान ये होता है कि जो नए प्रोग्रामर्स होते हैं स्पेशली वो कंफ्यूज होते हैं कि क्या लिखा है आपने कोड। इसलिए ये इस तरीके से करना और इस तरीके से करना बेहतर है। लेकिन बहरहाल ये भी आपको पता होना चाहिए ताकि अगर आपको कभी किसी और का लिखा हुआ कोड समझना हो तो आपको समझ आ जाए कि वो यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहा है। ये भी किया जा सकता है। और यही चीज़ वो हमें ये भी इस तरह भी बता रहे हैं कि अगर आपको एल्स के साथ भी यही करना पड़ जाए कि अगर ए जो है वो ग्रेटर देन बी है तो ये काम करो, अदरवाइज ये काम करो, तो मैं इसको मल्टीपल लाइंस में भी लिख सकता था। और चूंकि एक ही स्टेटमेंट है तो मैं इसको एक ही लाइन में भी लिख सकता हूँ। यानी इसी स्टेटमेंट को अगर मुझे मल्टीपल लाइन में लिखना होता तो मैं क्या लिखता? इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, फिर मैं यहाँ पे एक कोलन लिखता, फिर मैं कहता कि प्रिंट ए एल्स
और एल्स और इफ का एक ही लेवल होना चाहिए। प्रिंट बी। मैं यूं भी लिख सकता हूँ कि, और ये तरीका ज़्यादा रीडेबल है, लेकिन ये भी आपको कहीं ना कहीं कभी आप किसी और का कोड पढ़े होंगे तो आपको शायद लिखा हुआ नज़र आ जाए। तो ये जो लिखा हुआ है और ये जो लिखा हुआ है ये सेम टू सेम एक ही चीज़ है। बस इसको उन्होंने लिखा इस तरीके से हुआ है कि आप चाहें तो अगर इफ़ ग्रेटर देन बी की कंडीशन है, ट्रू है, तो इस केस में जो एग्जीक्यूट होना चाहिए वो आप इसको पहले भी लिख सकते हैं, और एल्स की वाली कंडीशन को आप बाद में लिख सकते हैं। ये और ये सेम टू सेम एक ही चीज़ है। इसको थोड़ा सा उन्होंने शॉर्टकट वाले तरीके से लिख दिया है कि जो स्टेटमेंट प्रिंट होनी चाहिए ए ग्रेटर देन बी के केस में वो पहले प्रिंट करा दो, यानी ये लिख पहले दो। लेकिन ये चलेगी सिर्फ तभी जब ए ग्रेटर देन बी होगा, और ये वाली भी तभी सिर्फ तभी चलेगी जब ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी। तो ये आप एक ही लाइन में लिख रहे हैं, बाकी इसमें इसके अलावा और कोई इन दोनों में फ़र्क नहीं है। इज दिस क्लियर? इसमें कोई सवाल? और हम इसको रन करके भी देख लेते हैं। सो यहाँ पे क्या ये कंडीशन ट्रू थी? ए इज ग्रेटर देन बी। नो सर। नो सर। अच्छा, अगर मैं ये कर देता तो फिर क्या होता? सर प्रिंट ए होना था। बिल्कुल सही है आपकी बात, क्योंकि उस केस में क्या है कि अब मैंने ये कह दिया कि यार ग्रेटर देन बी नहीं बल्कि ग्रेटर और इक्वल टू ग्रेटर बी हो जाए तब भी कर दो। राइट, ये जो कंडीशन होती है ये ग्रेटर और इक्वल दोनों को कर लेती है। तो अब इसने ए प्रिंट कर दिया इस वाली कंडीशन के नतीजे में, लेकिन नीचे वाली कंडीशन में मैंने चूंकि अभी भी ग्रेटर देन रहने दिया है तो इसने सिर्फ बी को प्रिंट कराया। और यहाँ पे इसने क्या कहा है? हाँ, अगर हमारे पास ए लेस देन बी हो तो फिर ए को प्रिंट कराना। अगर ऐसा नहीं है, और वाकई ऐसा नहीं है क्योंकि ए लेस देन बी तो नहीं है, ए और बी तो बराबर थे, यहाँ पे सेम थे, तो फिर उसने बोला कि सेम प्रिंट करा देना। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसने एक और काम करने की कोशिश की है जो कि थोड़ा और इसको कंफ्यूजिंग कर देता है। इस वजह से ये वाला कोड आमतौर पे आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। प्रोफेशनल जो पाइथन प्रोग्रामर्स हैं वो इस तरीके से कोड आपको लिखे हुए नहीं मिलेंगे, इला ये कि बहुत ही छोटा सा उन्होंने काम करना है, क्विक से काम करना है, वन लाइनर तो वो लिख देंगे। बट यूजली ये वो नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे उसने क्या किया कि उसने एक ही लाइन के अंदर मल्टीपल इफ एल्स को भी मर्ज कर दिया है। उसने बोला है कि ए को प्रिंट करो अगर ए लेस देन बी हो, वरना सेम को प्रिंट करो अगर ए बी के बराबर हो, वरना हेलो को प्रिंट कर दो। यानी वो काम जो कि हमने वो ऊपर जाके जहाँ पे आपने ग्रेड्स की एग्जांपल दी थी, जहाँ पे हमने हर एक को अपना एक लाइन में लिखा था कि अगर ऐसा हो तो ये करो, ऐसा हो तो ये करो, अदरवाइज फाइनल एल्स में जाके ऐसा करो। उसने इन तीन कंडीशंस को हमें दिखाने की कोशिश की है कि कभी कभार प्रोग्रामर्स ये भी करते हैं कि वो इन तीनों कंडीशंस को एक ही लाइन में जोड़ के लिख देते हैं। यूं भी लिखा जा सकता है, ठीक है, ये चलता है, लेकिन ये इतना रीडेबल नहीं है। आप खुद और करें तो आप इसको, अगर मैं चार कंडीशन यहीं पे कर देता तो आप इस कोड को समझते ही रह जाते कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। तो बेहतर है कि उसको मल्टीपल लाइंस में ब्रेक करके सादा तरीके से लिखा जाए ताकि पढ़ने वाले को समझ आ जाए कि आप क्या करना चाह रहे थे। बट अगेन, जस्ट फॉर योर रेफरेंस, इस तरह भी किया जा सकता है और आपको शायद इस तरह का कोड लिखा हुआ मिलेगा भी। अच्छा, अब आई थिंक फाइनल टॉपिक हम कर लेते हैं, और उसके बाद दिस विल प्रॉब्ली बी द लास्ट टॉपिक आफ्टर वी क्लोज द कॉल प्रॉब्ली। सो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं और कंडीशंस क्या होती हैं? सो कभी ऐसा होता है कि आपके पास सिर्फ एक कंडीशन नहीं होती जो आप चेक करना चाह रहे होते हैं। आप ये चाह रहे होते हैं कि एक नहीं बल्कि मुझे ये देखना है कि या ये बात सही हो या ये बात सही हो, इन दोनों में से कोई एक बात भी सही हो गई ना तो मैं मान लूंगा
और मैं ये काम कर दूंगा जो तुम मुझे करने को कह रहे हो, राइट। कभी ऐसा होता है कि आप कहते हैं नहीं नहीं, ये बात भी सही होनी चाहिए और ये बात भी सही होनी चाहिए, एक ही वक्त में जब ये दोनों बातें सही होंगी तो तब मैं ये काम करूंगा, वरना मैं ये काम नहीं करूंगा। ये मेरी ये चीज़ क्लियर हुई आपको क्या? कभी आप कहते हैं कि यार या तो ये बात सही हो जाए, अगर ये बात गलत है यानी ये फॉल्स है तो कोई बात नहीं, अगर ये भी सही हो गई ना तब भी मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा, तब भी मैं तुम्हारा ये वाला कोड एग्जीक्यूट कर दूंगा। लेकिन कभी कभार आप स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, आप कहते हैं नहीं नहीं, ये वाली बात भी सही होनी चाहिए और ये वाली बात भी सही होनी चाहिए, तभी मैं तुम्हारा काम करूंगा। तो और कंडीशन आप तब इस्तेमाल करते हैं जब आप ये कह रहे हो कि मैं फ्लेक्सिबल हूँ, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू हो गई ना, ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही एक वक्त में ट्रू हों, इन दोनों में से कोई भी अगर एक कंडीशन ट्रू हो गई तो मैं ये काम कर लूँगा। और एंड कंडीशन आप तब इस्तेमाल करते हैं जब आप ये कहना चाह रहे हो कि जब तक ये दोनों कंडीशंस एक ही वक्त में एक साथ ट्रू नहीं होती तब तक मैं ये काम नहीं करूँगा। सो इस इस एग्जांपल को हम रन करके भी देख लेते हैं ताकि आपको ये चीज़ ज़्यादा क्लियरली समझ आ जाए। अब हम हम ये जान सकते हैं कि क्यों इसने ये वाली चीज़ प्रिंट की और ये वाली चीज़ भी प्रिंट नहीं की और ये वाली चीज़ भी प्रिंट नहीं की। सर क्योंकि इसमें से ए कंडीशन ट्रू हो रही है, बी ग्रेटर देन ए वाली सेकंड में, और बी ग्रेटर देन सी वाली फॉल्स हो रही है इस वजह से। बिल्कुल ठीक है, सही है, आपकी बात सही है, लेकिन अब हम इसको इस पूरी लाइन को ना फॉलो करते हैं। सो क्या ये वाली कंडीशन ट्रू थी, ए ग्रेटर देन बी वाली? नो सर, फॉल्स थी। ये फॉल्स थी ना, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसने फॉल्स, पहली वाली फॉल्स हो गई। और क्या ए ग्रेटर देन सी वाली कंडीशन ट्रू थी? नो सर, ये भी फॉल्स थी। ये भी फॉल्स। फॉल्स थी। तो इसने कहा कि यार मैं फॉल्स और फॉल्स कर रहा हूँ, तो ना ही इसको पहली बारी में कोई उम्मीद नजर आई, ना ही इसको दूसरी बारी में कोई उम्मीद नजर आई, क्योंकि दोनों में से कोई एक भी ट्रू नहीं था, तो इसलिए इसने इस वाली लाइन को इग्नोर कर दिया। ये काम होता है और ऑपरेटर का। अब हम इस वाली पे आते हैं। क्या बी ग्रेटर देन ए ट्रू था या फॉल्स था? सर ट्रू था। बी ग्रेटर देन ए ट्रू था। और क्या बी ग्रेटर देन सी ट्रू था या फॉल्स था? फॉल्स फॉल्स। सर। हाँ, अब आपको समझ आया। लेकिन यहाँ पे चूंकि हमने और ऑपरेटर लगाया हुआ था ना, तो इसने क्या यार, और जो है मैं और हूँ, मैं और जो है वो फ्लेक्सिबल होता है, तो अगर इन दोनों में से कोई भी मुझे ट्रू मिल गया ना तो मैं ये काम कर दूंगा तुम्हारा। और चूंकि उसको इन दोनों में से एक कंडीशन ट्रू मिल गई तो इसने ये वाला काम कर दिया। जब इसने ये वाला काम कर दिया तो अब दूसरे वाले एल्स इफ ब्लॉक में जाने की जरूरत ही नहीं है इसको, क्योंकि हम इफ और एल्स इफ तो अभी भी हमारा वैसा ही चल रहा है ना, जिससे हमने अपने लेसन का स्टार्ट किया था। इफ एल्स इफ का मतलब ये था कि या तो ये काम करो, अगर ऐसा नहीं है और ये ट्रू है तो फिर ये वाला काम करो, और अगर ये भी नहीं है तो ये वाला काम करो। क्योंकि इधर ही इसको काम हो गया पूरा, ये इधर ही रुक गया, ये आगे गया ही नहीं, इसलिए इसने ये वाला स्टेटमेंट आपको प्रिंट करके दिखाई नहीं, इसने इन कंडीशन को चेक करने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि यहीं पे इसका काम हो गया था। इज दिस क्लियर? यस। ओके, आई गेस वी कैन, सो ओके, सो इसमें अभी एक एक और हमारा रह गया। सो लॉजिकल ऑपरेटर आई थिंक हमारा लास्ट होगा फंक्शन, इसके बाद फिर हम इसको कल रिव्यू भी करेंगे और फिर आई थिंक आगे स्टार्ट करेंगे। सो ये हमारी होता है एंड और आखिरी जो चीज़ है वो रह गई है हमारी नॉट की। सो नॉट का क्या मतलब होता है? नॉट का मतलब ये है कि जो कंडीशन आप इसको दे रहे हैं ना, ये उसके ऑपोजिट को चेक करता है। यानी ये जो आप इसको कह रहे होते हैं करने को, ये उसके ऑपोजिट को चेक करता है। यानी यहाँ पर अगर मैं नॉट ना लिखूं, मेरे ए की वैल्यू है 50 और बी की वैल्यू है 100, तो ये क्या करेगा? ये कंडीशन इसको प्रिंट करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था अगर मैंने इस तरह कोड लिखा हुआ है? ये कंडीशन फॉल्स हो रही है ना, तो ये प्रिंट नहीं होगा।
बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरे ए की वैल्यू है 50 और मेरे बी की वैल्यू है 100। तो यहाँ पे हम बेसिकली इसको क्या, असल में हम इसको क्या करने को कह रहे हैं, इफ 50 इज ग्रेटर देन 100, तो ये तो फॉल्स है। लेकिन नॉट का क्या काम होता है, नॉट का काम होता है कि वो देखता ही उलट है। वो ये देखता है कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो रही है तो फिर ये काम कर लो। आप समझ रहे हैं, नॉट क्या करता है कि वो काम को ही उल्टा देता है। वो कहता है कि भाई अगर ये कंडीशन फॉल्स हो रही है ना, फिर ये काम कर दो, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर ये काम ना करना। तो नॉट क्या करता है, वो इस इफ के बिहेवियर को उल्टा कर लेता है, वो उसको 180 डिग्री का यू टर्न कर देता है कि भाई अगर ये फॉल्स हो रही है तो ये काम करो, अगर ये ट्रू हो रही है तो ये काम ना करना। अब मैंने इससे पहले नॉट लगा दिया है, तो अब ये क्या करेगा, कंडीशन तो ये अभी भी फॉल्स है, 50 जो है वो 100 से ग्रेटर तो नहीं है, लेकिन चूंकि मैंने इससे पहले नॉट लगा दिया तो अब इसको प्रिंट कर देगा वो। ये चीज़ समझ आ गई आपको? यस यस सर। सर। यस सर। ओके। राशिद, आप क्या कह रहे हैं, आपको ये समझ नहीं आई? आपका कोई सवाल है? नो सर, उन्होंने आंसर किया था किसी बात का। ओके। ठीक है, सो अब हमारे पास 5 मिनट रह गए हैं। अगर किसी का कोई सवाल या कोई कमेंट हो या कोई चीज़ अगर वो कोई करना चाह रहा हो हाउसकीपिंग की, तो हम वो कर लेते हैं। उसके बाद आई थिंक वी कैन क्लोज द सेशन। ओके देन, टॉक टू यू टुमारो इंशाल्लाह। अगर किसी का कोई क्वेश्चन या फीडबैक वगैरह कोई है तो आप कर सकते हैं। सर आज की क्लास बहुत अच्छी रही, बहुत स्मूथली हमने पढ़ा। जी, थैंक यू। सरादील ने बहुत ही अच्छे तरीके से हर चीज़ एक्सप्लेन की। थैंक यू सरादील। नहीं नहीं, यू आर वेलकम। बहुत शुक्रिया, बल्कि अच्छी बात है स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है जो हम कर रहे हैं। पाइथन इज़ अ वेरी यूजफुल लैंग्वेज। अभी हमारे पास 4 मिनट्स थे तो सही, अगर चलो किसी का क्वेश्चन नहीं है तो हम फिर यही मीटिंग एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।